ये नाउन का 6th सेशन। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन स्टार्टिंग में ही जब मैं नाउन स्टार्ट किया था वहां मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं? नाउन की। यानी ये सारे वर्ड कुछ कलेक्शंस शो करते हैं पर है तो नाउन। नाउन किसे कहते हैं? एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जिसे नाउन कह रहे हैं वहां पे ये कई सारी चीजों का कलेक्शन है, यानी कि यहाँ पे एक नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजें हैं, अनेक है, ठीक है, एक कलेक्शन में है। तो कलेक्टिव नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फंक्शन है? इट प्लेज अ वाइटल रोल, मेजर रोल इन इंग्लिश ग्रामर। मैंने आपको देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है पिक्चर के माध्यम से। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे क्राउड, आप देख पा रहे हो, एक है क्राउड और एक क्या है? मॉब। दोनों में अगर आपको डिफरेंस करना हो तो आपको सेंटेंस चाहिए। क्राउड क्या हो गया? क्राउड को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं अ पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीपल। अ पीसफुल गैदरिंग ऑफ पीपल यानी शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं उसे भीड़ कहते हैं, यानी क्राउड कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे मॉब क्या हो गया? एन एंग्री गैदरिंग ऑफ पीपल। दोनों में लोगों की भीड़ तो है पर दोनों में इंटेंसिटी किस बात की अलग है? ये हो गया पीसफुल और ये हो गया एंग्री। यानी कि जो लोग भीड़ में आके दंगा करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं या जान माल का नुकसान करते हैं भीड़ में आके, उसे मॉब कहते हैं, ठीक है। और क्राउड क्या हो गया? भीड़, शांति प्रिय लोगों की भीड़। दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों में देखो कलेक्शन ऑफ पर्सन है कि नहीं है? तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखो ज्यूरी। ज्यूरी का स्पेलिंग क्या होगा? JURY। ज्यूरी क्या होता है? किसी भी कंपटीशन में जो फैसला करने के लिए जो लोगों का एक दल होता है, जो लोग न्याय करते हैं या जो फैसला देते हैं, डिसीजन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। आपने इंडियन आइडल देखा होगा, सारेगामापा देखा होगा, बहुत सारे आपने शोज देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? कमिटी, MMT और EE, ठीक है। तो कमिटी में भी क्या होता है? किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए, ठीक है, या उस पर रिपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट जो है कमिटी फॉर्म करती है। कमिटी में कभी भी एक आदमी नहीं होता है, एक चेयरपर्सन होता है और उसको हेल्प करने के लिए कई सारे लोग उसके साथ दिए जाते हैं जो अलग अलग कैटेगरी। अभी जो कलकत्ता का जो घटना हुआ, जो रिसेंट घटना है, उसके ऊपर एक कमिटी बनी है। उस पे कमिटी में चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के जज है, डॉक्टरों का एक पैनल है। ये सब लोग एक्सपर्ट मिलके एक कमिटी बनी है जो उसके ऊपर रिपोर्ट देगी, ठीक है। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? एक ही आदमी होता है, एक गाने वाला होता है और कई सारे लोग जो है अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पीपल ये भी है। सारे के सारे देखो कलेक्शन ऑफ पीपल है या कलेक्शन ऑफ एनिमल। टीम देखो, टीम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। यूनियन, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। इसमें कई सारे लोग जो है जिस संस्था के लिए काम करते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, और जो उनका हक है वो उन्हें पाने के लिए क्या क्या करते हैं कि यूनियन बनाते हैं, एक संगठन की रचना करते हैं। अब उस यूनियन का जो लीडर होता है अपने यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट से या जिसके प्रति वो काम कर रहा है उसके लिए बात करता है। फ्लॉक हो गया। अ फ्लॉक ऑफ क्या होता है? शिप्स। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप्स बोले कोई वर्ड नहीं होता है, मैंने करवाया था, शिप ही होता है, शिप्स नहीं होता है। अ फ्लॉक ऑफ शिप यानी कि भेड़ों का एक झुंड। तो यहाँ भी कई सारे एनिमल्स है, अ कलेक्शन ऑफ शिप है। यहाँ पे भेड़, बहुत सारे भेड़ जो है एक झुंड में, अगर कहीं मैदान में घास चर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? आई आई कैन सी अ फ्लॉक ऑफ शिप एट डिस्टेंस। मुझे देखो दूर जो है भेड़ों का एक झुंड दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अपने इस बात को एक्सप्रेस करना है कि दूर मुझे भेड़ों का झुंड दिख रहा है, झुंड, तो आपको फ्लॉक ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि शिप के साथ फ्लॉक ही जाएगा, फ्लाइट नहीं जाएगा। फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। मैं ढेर सारे पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देख रहा हूं। आप वहां फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शिप बोलोगे तो गलत हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लॉक कहां लगता है? शिप के लिए। फ्लाइट कहां लगता है? बर्ड्स के लिए। मछलियों के लिए क्या लगेगा? शोल या स्कूल ऑफ फिश लगेगा। और मधुमक्खी के लिए क्या लगेगा? स्वार्म ऑफ बीज
ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। तो देखो अलग अलग जिस तरह का कलेक्शन में जिस तरह के नेचर की चीजें हैं, एनिमल है, लोग हैं, या किस तरह का चीज है, उसके लिए हर एक चीज के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अब इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में स्पॉटिंग एरर यानी कि एरर फाइंडिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिया, कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिया है, सही है गलत है ये हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला सेंटेंस है, और आप लोग इसको लिखते रहिएगा कि पता नहीं इस पे फिर चला जाएगा बाहर, तो वी कांट टेक द रिस्क। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस में और दूंगा। सो यहाँ पे आपको मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं। पहला सेंटेंस है द ज्यूरी वाज और वेयर यूनानिमस इन इट्स देयर डिसीजन और डिसीजंस, यानी आपको जो है चूज करने के लिए, ठीक है, आपको जो है चूज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी चूज करने के लिए मैंने बोला है और यहाँ भी आपको चूज करने के लिए मैंने बोला है। तो ये तीन जगह जो है आपको चूज करना है सेंटेंस के हिसाब से। अगर मैं दूसरा वाला सेंटेंस देखूं, द ज्यूरी वाज वेयर डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियन ओपिनियंस, यहाँ भी मैंने क्या किया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए मैंने बोला है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस वाले सेंटेंस जो है मैंने आपको दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सही हो कौन सा गलत होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन द ज्यूरी। ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ज्यूरी इज द कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्शन ऑफ अ गैदरिंग ऑफ जजेस, जो किसी चीज पे क्विज कंपटीशन पे अपना फैसला सुनाते हैं। अब मुझे बताना है कि अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट करना है तो कौन सा सही ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे। पहला है द ज्यूरी वाज अवेयर यूनानिमस इन इट्स देयर डिसीजन और डिसीजंस। जब भी कलेक्टिव नाउन के ऊपर आपका एरर फाइंडिंग आएगा, आपको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत अटेंटिव रहना है, क्योंकि इसमें सही आंसर क्या होगा ये पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस में नाउन सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा प्लूरल होगा। अब आप बताइए यहाँ पे मैं वाज लू कि वेयर लू, वाज लू कि वोर लू, आप मुझे देख के बताइए सही आंसर मेरा क्या होगा। बोलिए, वाज लेंगे, क्यों लेंगे वाज। अगर मुझे यहाँ पे वाज चूज करना है तो इसका कारण तो आप ही बताएंगे ना। चूज करना इज नॉट जस्ट सिंपली कि एक चूज कर लो, चूज करने के पीछे कारण बताना पड़ेगा आपको, तो ही कलेक्टिव नाउन के ऊपर जो एरर फाइंडिंग आएगा आप उसको प्रॉपरली कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए यहां पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा यूनानिमस। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है यूनाइटेड और
सिंगल। हिंदी में इसे कहते हैं एक मत होना। क्या होना? एक मत। अब बताओ, ज्यूरी में जो जजेस हैं वो तो कई सारे हैं, मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। इस सेंटेंस का इस सेंटेंस में इस वर्ड का होने का मतलब ये है कि ज्यूरी जो है उन सब का मत क्या था, फैसला क्या था, एक था। यानी कि हमारा जो सेंस ऑफ सेंटेंस है वो सिंगुलर है कि नहीं है? हमारा जो सेंटेंस का जो मतलब है वो सिंगुलर है कि नहीं है? सिंगुलर है। अगर हमारे सेंटेंस का मतलब सिंगुलर है तो हमारा सेंटेंस है बाकी सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर बाकी सब कुछ सिंगुलर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, वाज होगा, वेयर हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, क्योंकि ज्यूरी ने जो फैसला लिया है वो सभी का एक डिसीजन है, एक मत होके फैसला लिया है, किसी में मतभेद नहीं है, उनका डिसीजन डिवाइड नहीं हुआ, सभी ने बोला हाँ यही फैसला होगा, एक मत हुआ। हमारा सेंटेंस का सेंस सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस वर्ड के चलते हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब जो फॉलो होगा सिंगुलर होगा। अच्छा, इट्स देयर किसका, ज्यूरी का। फैसला किसका है, ज्यूरी का है। तो ये जो 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ये भी तो ज्यूरी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो इन दोनों को पता है कि भाई ज्यूरी इस सेंटेंस में यूनानिमस वर्ड के चलते क्या बन गया, सिंगुलर। सिंगुलर बन गया तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इट्स करेंगे। देयर का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। और चूंकि सबका एक मत हुआ है तो फैसला भी एक ही होगा, फैसला एक होगा। और फैसला अगर एक होगा तो सही आंसर क्या होगा, डिसीजन। डिसीजन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तो आप देखो कि अगर हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो केवल वर्ब ही नहीं बल्कि पोजेसिव प्रोनाउन और जो हमारा आगे जो आने वाला नाउन है वो सब का सब क्या होगा, सिंगुलर हो। क्यों होगा, क्योंकि ये ईट्स और डिसीजन दोनों का रिलेशन किससे है, द ज्यूरी से है। जब ज्यूरी हमारा सिंगुलर है तो बाकी सारे वर्ड्स जो ज्यूरी के लिए इस्तेमाल हुए हैं सारे के सारे सिंगुलर सेंस में यूज होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाई कलेक्टिव नाउन इज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फाइंडिंग एरर फाइंडिंग इन द ग्रामर। सेंटेंस में एरर फाइंडिंग कहाँ पे है, कलेक्टिव नाउन के ऊपर अगर एरर निकालना है तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिस वर्ड से हम डील कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक कलेक्टिव नाउन है। मैंने बहुत सारा लिस्ट आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, कह रहा है द ज्यूरी वाज वेयर डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियंस। दोनों सेंटेंस में किस वर्ड का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक में है यूनानिमस यानी एक मत होना और एक में है डिवाइडेड यानी कि मतभेद। यानी सेपरेट, यानी ज्यूरी में अगर 3 जजेस हैं, कितने हैं, 3 जजेस, तो हर एक का क्या अपना अपना मत है। जज नंबर 1 बोल रहा नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये मानूंगा। जज 2 बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा, 3 बोल रहा है मैं भी नहीं मानूंगा। तीनों में मतभेद हो गया। यानी अब ये जो कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे ज्यूरी, इस वर्ड के चलते क्या बन गया, इसका सेंस प्लूरल, क्योंकि डिसीजन एक नहीं हुआ है। सबके ओपिनियन जो है किसी का भी एक नहीं है, सबका ओपिनियन क्या है, अलग अलग है। यानी कमिटी में 5 लोग हैं, 5 तो ओपिनियंस उभर के सामने आया, सबके अपने अपने विचार है, किसी में एकता नहीं है। तो हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो सेंस है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लूरल। तो बताओ कौन सा सही वर्ब होगा, वॉर लगेगा, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर हमारा वर्ब प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट यानी ज्यूरी प्लूरल है, वर्ब हमारा प्लूरल होगा, तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाला जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे क्या होगा, देयर होगा, ठीक है। देयर क्या, उनका क्या, उनका क्या ओपिनियन। तो चूंकि उनके ओपिनियन डिवाइड हो चुके हैं तो हर एक का अपना अपना मत है, तो ओपिनियन सिंगुलर में होता है और ओपिनियन का प्लूरल क्या होता है, ओपिनियंस। तो सही वर्ड यहाँ क्या होगा, ओपिनियंस होगा, ओपिनियन यहाँ पे नहीं होगा। ना दिस इज द जिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन को अगर सही से आपको समझना है, जानना है, बूझना है कि इसका एरर फाइंडिंग जो है किस तरह से होगा, तो इन 2 सेंटेंसेस के माध्यम से आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। That means it is very important to understand that there is a collective noun at the place of subject, in the place of subject, and also the sense of this particular sentence or sentences is singular or plural depends on the some words। कुछ words आपको दे दिए होंगे और अगर words नहीं भी है ना तो पूरा sentence पढ़ के भी आपको मालूम चल जाएगा कि sentence का meaning singular है कि plural है।
ये मैंने तुमको क्लियर हो गया जी। अभी देखो मैंने यहाँ पे तुमको और भी सारा वर्ड दिया, ये मैंने दे दिया मैंने, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, क्या सही है कि गलत है? तो यहाँ दिया है डिवाइडेड, तो वाज यहाँ गलत है, इट्स भी क्या है, गलत है, और ओपिनियन भी क्या है, गलत है। करेक्ट क्या होगा, ये वाला। अब एग्जाम में सोचो यहाँ तुम सही कर दिए, अब बैंक वाला क्या कर रहा है, गलती खाली यहाँ नहीं दे रहा है, यहाँ भी गलती दिया, यहाँ भी गलती दिया, और यहाँ भी गलती दिया, 3 गलती दिया है। तो आपसे पूछा है करेक्ट वाला पार्ट कौन है, तो करेक्ट पार्ट है द ज्यूरी। 4 पार्ट कर दिया, इसे दे दिया ए, ठीक है, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी, और इसे दे दिया डी। पूछा कौन सा पार्ट करेक्ट है, तो बताइए ये तो गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आपका आंसर क्या होगा, ओनली ए। अब इस तरह का एग्जाम में सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ रहा है कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में गलती है, बोलता है वो कौन सा पार्ट है जिसमें कोई गलती नहीं है, और एक सिंपल वाला कि 4 पार्ट है, ठीक है, बता रहा है कि कौन सा एक पार्ट ऐसा है जहां पे गलती है, फाइंड द एरर, इन विच पार्ट देयर इज एन एरर। अब चेंज कर दिया है, इन विच पार्ट देयर इज नो एरर, कौन से पार्ट में गलती नहीं है। तो आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा नहीं बना पाओगे। नाउ अब तो ये तो गलत सेंटेंस है, चलो अब दोनों बता दीजिए हमको क्या होगा, कि द टीम इज वेरी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड इन स्पिरिट, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? देखो, वेरी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड इन स्पिरिट, यानी एकता में सब एक माने एकजुट है, और वेरी स्ट्रांग है, तो टीम का स्ट्रांग होना उसकी एकजुटता यानी कि यूनिटी को शो करता है। यानी इस सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर सेंटेंस का जो सेंस है सिंगुलर है, तो जो वर्ब यूज किया गया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी ये क्या है, करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो देखो, सेंटेंस की जो आत्मा होती है, जो स्पिरिट होती है, जो उसका सेंस होता है, जब तक वो नहीं समझोगे कलेक्टिव नाउन को किस तरह से यूज किया गया है आप इसको माने क्लासिफाई नहीं कर सकते। अब देखो उसी टीम की हम बात कर रहे हैं, यहां दिया था टीम वेरी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड इन स्पिरिट। अब सेकंड में क्या दिया है, द टीम आर क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रेन एंड डज नॉट कोऑपरेट। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है, आराम से देख लो, आराम से देखो सेंटेंस का सेंस क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वारलिंग। तो अभी आप ये वर्ड देखो, ये जो आपका वर्ड है क्वारलिंग, ठीक है, क्वारलिंग का मतलब होता है जहां झगड़े होते हैं। तो टीम में अगर झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब टीम के मेंबर के बीच मतभेद है, उनके ओपिनियन सही नहीं है, फैसले भी एक नहीं है, कोई कुछ और बोलता है, कैप्टन कुछ और बोलता है, प्लेयर कुछ और करते हैं, सब में मतभेद है। तो इस वर्ड से आपको पता चल गया ना, इस वर्ड से आपको पता चल गया कि सेंटेंस का जो सेंस है वो प्लूरल है। इसका मतलब जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, चूंकि इसमें मतभेद है और ये बच्चों की तरह झगड़ा करते हैं, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल होगा तो इसका सब कुछ प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है, सही है, और क्या गलती है इसमें? और ये अगर हमारा प्लूरल है तो इससे जुड़ा हुआ सारी चीजें प्लूरल होंगी। तो एक हुआ आर, और यहाँ पे डस कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, डू, क्योंकि मैंने सिखाया था ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस कहाँ लगाते हो, सिंगुलर में, ठीक है, और बिना एस और यस के जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कहाँ लगाते हैं, प्लूरल में। तो अभी तुम्ही ने तो कहा कि ये प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो आर तो सही है, पर यहाँ तो अपने ध्यान ही नहीं दिया कि डज जो कहाँ लगता है, सिंगुलर में, जबकि ये डज नॉट कोऑपरेट। हु डज नॉट कोऑपरेट, टीम। यहाँ पे जिस टीम की हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। प्लूरल कैसे बनेगा, विदाउट एस और एस, दैट इज डू, वी नीड डू, डस हमको नहीं चाहिए। आ रहा है मेरी बात समझ में आ रहा है? तो देखो, अब यहाँ पे तुमने फटाक से बोल दिया कि यहाँ गलती है, लेकिन आगे तुमने गलती पे ध्यान नहीं दिया। बैंक में ऐसा नहीं आता, बैंक में शुरू से लेके फुल स्टॉप तक चेक करेगा आपको कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। इसलिए बैंक का एग्जाम जो सही से देते हैं और सही से प्रिपरेशन लेके जिनका सिलेक्शन होता है, उनकी बात कर रहा हूं, उनका नॉलेज कंप्लीट है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उनका। और अगर ये समझ गए ना तो आसानी से, बहुत आसानी से एग्जाम में आप एरर फाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा स्लाइड आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हाफ फैक्टर।
ये मैंने अलग से लिखा है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे सवाल जो है एग्जाम में आ जाते हैं। हाफ फैक्टर क्या है? देखो, मैंने यहाँ पे पहले कुछ रूल्स लिखे हैं और रूल्स के बाद मैंने इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है, पहले रूल्स देख लेते हैं। हाफ यानी हाफ नाम का वर्ड अगर कहीं भी आता है तो आप क्या करोगे, कैसे समझोगे कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है? ठीक है, तो पहला क्या है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हाफ से हो रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ए या फिर एन। अगर वॉवेल साउंड होगा इसमें तो एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट तो क्या लगेगा, ए लगेगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आवर, पाउंड, किलो, ये सब क्या है, मापने की इकाई है। अगर किसी चीज को अगर आप मापते हो, तौलते हो, तो आपको आवर, पाउंड, किलो, ग्राम वगैरह वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर हाफ अ या हाफ एन प्लस यहाँ पे कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है तो ये किस फॉर्म में होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में। आराम से पहले देख लो, सिंगुलर फॉर्म में होगा। आप एग्जांपल देख सकते हो। देखो फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हाफ लिखा है यहाँ पे, हाफ ए और एन, ए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमको, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर तो एक मेजरमेंट का यूनिट है कि नहीं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, फीट, हेक्टेयर, है ना, एकड़, सब क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मैंने क्या बोला था कि अगर इस तरह से फ्रेज अगर कहीं पे यूज किया जा रहा है तो ये किस सेंस में होगा, ये हमेशा सिंगुलर सेंस में होगा। हाफ अ मिलीमीटर किसका, हाफ अ मिलीमीटर। एक बात बताओ, इसको रट्टा नहीं मारना, हाफ को हटा दो तो कितना मिलीमीटर हुआ, 1 मिलीमीटर। तो अ मिलीमीटर ऑटोमेटिकली सिंगुलर है क्योंकि अ लिखा हुआ है। उसका हाफ सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, 1 रुपया का हाफ करोगे तो सिंगुलर ही होगा ना। जब 1 रुपया खुद सिंगुलर है तो उसका हाफ भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आप देख के लग रहा है कि ये सिंगुलर है, उसका हाफ करेंगे तो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। किसका, ऑफ द रेयर एलिक्जियर, जो अमृत होता है, जो तरल पदार्थ होता है, ऑफ द रेयर एलिक्जियर होल्ड्स। अब देखो यहाँ अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया गया है, एस और ई एस। बाकी तो कुछ नहीं है, द की टू अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना था कि हाफ अ मिलीमीटर ऑफ किसका, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अ मिलीमीटर खुद सिंगुलर है, उसका हाफ भी सिंगुलर होगा। हमारा वर्ब किस फॉर्म में यूज होगा, हमारा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो होल्ड अगर लिखा हुआ है तो गलत है, होल्ड्स होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या है, सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किया गया है। एम आई क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहां देखो हाफ है, हाफ और अ हाफ में डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं, हाफ वाला हो गया। अब क्या फर्क है, हाफ के पहले क्या लगा दिया हमने, अ हाफ, क्योंकि एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि हाफ का जो एच है वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है, वॉवेल साउंड करता नहीं है। अ प्लस हाफ, यानी कि जो ए हाफ के बाद था वो ए कहां लग गया, हाफ के पहले। यही तो फर्क है ना। देखो दोनों में क्या फर्क है, मैं तुमको याद करवा दूंगा एक बार में। यहाँ पे हाफ अ है या हाफ एन है, और यहाँ पे अ हाफ है। बाकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों में सेम है, आवर, पाउंड, किलो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फुट, एकड़, हेक्टेयर, कुछ भी जितने भी मापने वाली इकाइयां होती है, हमने साइंस में पढ़ी है, उनके नाम अगर आते हैं इस तरह से अ हाफ, तब भी ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, देखो अ हाफ प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अ हाफ किलोग्राम क्या लिखा हुआ है, अब देखो हाफ के पहले ए लगा, अच्छा किलोग्राम मैंने कितना, 1 किलो, तो उसका हाफ कितना होगा, आधा किलो। किलोग्राम जब सिंगुलर है तो हाफ भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक है, किसका, हाफ किलोग्राम मीटियोराइट फ्रेगमेंट, जो उल्का जो गिरता है ना, जो मीटियोराइट, जो उल्का पिंड जो ऊपर आकाश से गिरती है, उसका हाफ अ किलोग्राम। देखो हमारा भार क्या होगा, सिंगुलर। मान लो तुम एग्जाम में सब भूल गया, हो सकता है। Focal point of our astronomical study revealing insights into the universe primordial origins, कि जब आकाश से उल्का पिंड गिरती है हमारी पृथ्वी पे, तब उसको स्टडी करते हैं तो मीटियर के स्टडी से पता चलता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है आखिर वो बना किससे है। ठीक है, वहां पे कौन कौन से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, सब कुछ मालूम चलता है।
हाफ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो या अ हाफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, दोनों ही केसेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहां तक क्या बात समझ में नहीं आई है बताइए? हाफ अ तो भी सिंगुलर है, क्योंकि हाफ के बाद अगर अ लिख रहे हो तो अ किसका, मिलीमीटर का। अरे तो अ मिलीमीटर खुद सिंगुलर है, उसका हाफ भी सिंगुलर होगा। अ हाफ किलोग्राम, अ हाफ किलोग्राम मैंने क्या आता है, आपको कितना चावल चाहिए, अ हाफ किलोग्राम मतलब आधा किलो। तो आधा किलो प्लूरल कैसे हो सकता है, 1 किलो जब सिंगुलर है तो उसका आधा आधा किलो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये दिमाग में सोचो, इसको रट्टा नहीं मारो, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या है, सिंगुलर सेंस में है, दोनों केस हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, हम सिर्फ हाफ वाले फैक्टर को मैंने इसलिए अलग से नोट्स बनाया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद है, अब देखो, अब ये दोनों में हाफ तो है, अ हाफ, देखो ये था ना अ हाफ, यहां भी है अ हाफ, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, 1.5। अब मुझे एक बात बताओ, हाफ माने आधा किलो, 1 माने 1 किलो, 1.5 मतलब 1.5 किलो। अगर तुम बाजार में गए, बोले कि 1.5 किलो चावल चाहिए, हम लोग हिंदी में कहते हैं 1.5 किलो चावल दे दीजिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 1.5। तो एक से ज्यादा कुछ भी होने से वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल नाउन। तो बताओ, इसको याद करने की चीज है, तो अपने डेली लाइफ में इसको ढाल के देखो, 1.5, 1 किलो और आधा 1.5 किलो, और एक से ज्यादा कुछ भी होने पे हमारे नाउन में से क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 1.5 सेंचुरीज। और देखो, सिर्फ आपको प्लूरल ही नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे गलती से भी ये मत लिखना सेंचुरी, ये गलत हो, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मतलब 1.5 शताब्दियां, 1 सेंचुरी होता है, पर 2 क्या होता है, सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज, है ना, 100 सालों का जो एक समय होता है। तो 1.5 चूंकि ये प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो पूरा हमारा प्लूरल हो गया, और जब हो गया तो देखो हमारा वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लिखा है ना, 1.5 सेंचुरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस। मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट पहचानना सीखो, कि अगर सेंटेंस बड़ा है तो सब्जेक्ट भी बड़ा होगा। सब्जेक्ट कहाँ शुरू है, देखो तो सब्जेक्ट तुम्हारा शुरू है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखिए, 1.5 सेंचुरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मैंने कहा ना ऑफ के बाद कौन है मुझे मतलब नहीं है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ऑफ के बाद प्लेयर्स है, प्लेयर्स बहुत सारे हैं, पर टीम कितना है उसका, टीम कितना है उसका, एक ही है। तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, पर टीम कितना है, एक है। तो हमारा मीनिंग क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। और यहां भी देखो 1.5 सेंचुरीज ऑफ, क्या है उसका मतलब, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया हुआ है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट का पार्ट है 1.5 सेंचुरीज, 1.5 सेंचुरीज, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो जब हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसको फॉलो करने वाला वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी हो जाएगा हमारा प्लूरल। तो यह क्या लग गया हमारा, हैव। एग्जाम में क्या दिया रहेगा यहाँ पे, हैज, तो ये क्या है, गलत है। अब आते हैं इस पे, ठीक है। यहां दिया हुआ है शुरू में आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, हाफ वाला फैक्टर है, लेकिन देखो जो हाफ अभी स्टार्टिंग में था वो हाफ कहां चला गया, लास्ट में। क्या है, अ या एन, डिपेंड करता है भावेल है कॉन्सोनेंट है। इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दिया, एंड, और उसके बाद क्या लगा दिया, अ हाफ। अ सिंगुलर नाउन एंड अ हाफ, देखो यहां पे ये रहा। अब देखो, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है ना कि ए और एन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। अरे ए और एन तो सिंगुलर नाउन के पहले ही तो आता है, ठीक है। और एंड के बाद लिखा हुआ है अ हाफ, कैसे करेंगे देखो, अ किलो, ए के बाद सिंगुलर नाउन, उसका क्या लगा हुआ है, एंड, और उसके बाद क्या है, अ हाफ। हाँ किसका वो हम लिख रहे हैं बाद में। तो अ किलो एंड अ हाफ क्या क्या मतलब होता है,
तुम बाजार गए, बोला अ किलो एंड अ हाफ, क्या मतलब इसका? जो हमने अभी लिखा था 1.5 किलो, उसी को घुमाए क्या बोला है? अ किलो एंड अ हाफ। अ किलो माने 1 किलो और हाफ माने आधा किलो, कितना हुआ? 1.5 किलो। किसका? ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, यानी कि जो ताजी ताजी जो स्ट्रॉबेरीज है, स्ट्रॉबेरी का प्लूरल क्या होता है? स्ट्रॉबेरी। मुझे कितना चाहिए? 1.5 किलो चाहिए। तो बताओ हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। वो और केयरफुली हैंड पिक्ड फॉर द डिलेक्टेबल डिजर्ट। কি হচ্ছে? ঘুম পাচ্ছে? তোমার দেখেই তো মনে হচ্ছে তোমার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো ভালো করে থাকো, ওইরকম করলে হবে না তো, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে, তো তোমার চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তুমি যা করে আসছো ওটা ভুলে যাও। A kilo and a half of fresh strawberries were carefully handpicked for the delectable dessert। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आ रहा है? 1.5 किलो, यानी एक से ज्यादा कुछ भी होगा हमारा प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, और क्या रूल है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज आपको लिखा गया है 1 2 3, इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। ठीक है। अगर 1 2 3 के पहले 1 बॉय, क्या लिखा मैंने? 1 बॉय, तो बॉय तो नाउन है, तो कितना लड़का है? 1, तो 1 हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? कार्डिनल एडजेक्टिव, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी को लिखते हैं ना हम लोग ऐसे, वन को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड। इसे क्या बोलते हैं? थर्ड। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल। इसे बोलते हैं द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर। तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोलते हो इसे कहते हैं ऑर्डिनल, और जो 1 2 3 जो आप लोग काउंटिंग नंबर जो होते हैं इसे बोलते हैं कार्डिनल। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, कार्डिनल क्या है और ऑर्डिनल क्या है। अब कह रहा है, तो जैसे कि मैंने बोला कि 1 बॉय, द फर्स्ट बॉय। ध्यान से देखो, ये भी न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल है, और ये दोनों जो है ये नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ बताया उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कौन है? संख्या के रूप में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। पहले ये क्लियर कीजिए, ये सारे क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स है। तो कह रहा है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स प्लस क्या है? प्लूरल नाउन, और उसके बाद एंड के बाद अ हाफ है। एक तो हो गया ये कंस्ट्रक्शन, और दूसरा हो गया सेम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ये एंड कहां आ गया? पहले, माने ये पूरा एंड हाफ, एंड हाफ कहां आ गया? शुरू में आ गया, ये एंड हाफ, और ये कहां चला गया? लास्ट में। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आप यहां एग्जांपल देखो, म्यूजिशियंस कितने हैं? 3। ये कौन सा है? कार्डिनल। म्यूजिशियंस क्या है? नाउन। तुम क्या लिख सकते हो? 3 म्यूजिशियन। म्यूजिशियन सिंगुलर होता है, और म्यूजिशियन का प्लूरल क्या होता है? म्यूजिशियंस। अब आप क्या लिखोगे ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके इस नाउन के पहले कौन सा आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हुआ है। अगर लिखा होता 1, तो यहाँ क्या लिखते? म्यूजिशियन। लेकिन 1 के जगह पे 2 3 4 5 कोई भी नंबर लिखा रहेगा एक से अधिक, तो ये क्या हो जाएगा? म्यूजिशियंस। तो बोला है 3 म्यूजिशियंस एंड अ हाफ। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में तुम भूल गए कि यहाँ पे आर होगा कि इज होगा, तो ये पूरा पढ़ो। तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है? 3 म्यूजिशियंस एंड अ हाफ, 3 संगीतकार और एक आधा। तो ऑलरेडी तो तुम्हारा यहाँ पे बोल ही दिया है कि ये प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। 3 म्यूजिशियंस और उसके बाद एक हो या आधा हो या सवा हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है? पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल नंबर में है, तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। आर रिहर्सिंग इन द स्टूडियो फॉर टुनाइट्स परफॉर्मेंस। आज रात के परफॉर्मेंस के लिए स्टूडियो में जो है रिहर्स कर रहे हैं। आया मेरी बात समझ में? ठीक है। या शुरू में हमें लिखा था 3 म्यूजिशियंस, ये था हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है, और इसको हम लोग कहां ले गए? लास्ट में। 3 के जगह क्या आ गया? 6 एंड अ हाफ, लास्ट बताया ये हो गया, यहाँ पे आ गया
6.5, क्या फर्क पड़ता है? 6 एक से अधिक है तो प्लूरल है, तो एक से अधिक है और प्लूरल है, मैंने हम बात कर रहे हैं 6.5। 6.5 माने क्या? 6.5। क्या चाहिए? किलोज। भाई आलू लेना है, कितने आलू चाहिए? आप एक काम करो ना, 6.5 किलो दे दो, तो क्या बोलेंगे? 6.5 किलोज। और यहाँ किलो नहीं लिखना है, अगर यहाँ पे किलो लिखा हुआ है तो गलत है, क्योंकि किलो होता है सिंगुलर में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इसका प्लूरल क्या होता है? किलोज। ठीक है, तो 6.5 किलोज ऑफ, और ये भी क्या होगा? प्लूरल। यहाँ अगर लिखा हुआ पोटैटो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको आलू कितना चाहिए? 6.5 किलो। तो एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। परचेज्ड फॉर द साइंस एक्सपेरिमेंट, तो विज्ञान के प्रयोग के लिए 6.5 किलो आलू खरीदे गए हैं, तो ये भी प्लूरल होगा। और 6.5 क्या? मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, क्या? वो भी क्या होगा हमारा? प्लूरल हो जाएगा। ये था तुम्हारा हाफ फैक्टर। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, याद भी हो जाएगा। हाफ अ या अ हाफ दोनों सिंगुलर है, क्योंकि हाफ के बाद अ मिलीमीटर जब सिंगुलर है तो उसका हाफ भी सिंगुलर होगा। अ हाफ बोली दिया है, अ हाफ किलोग्राम माने आधा किलो, किलोग्राम खुद सिंगुलर होता है तो उसका हाफ भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। 1.5, तो 1 के बाद अगर एंड लग गया, 1 के बाद अगर एंड लग गया एक और आधा, तो एक से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, और ये भी प्लूरल, चारों सेम टू सेम हुए। 1.5 centuries have a kilo and a half strawberries were 3 musicians and a half are 6.5 kilos potatoes are. So there are so many things in these 6 sentences that you need to give proper attention, क्योंकि इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेट करते हुए एग्जाम में आएगा। ये पूरा स्लाइड आपको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? और सिर्फ पढ़ के आपको मालूम चल जाएगा कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल। ये जो मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूं ना, इसके बाद मैं आपको एरर फाइंडिंग करवाऊंगा, और वहां आपको सारे सवालों के जवाब आप ही को देने पड़ेंगे। इसके लिए हर पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस क्या हो गया? कार्डिनल एडजेक्टिव में बताया था मैंने, अभी क्या बताया था? 1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है, तो देखो दो तरीके से मैंने तुमको दिया है। कार्डिनल एडजेक्टिव है, लास्ट में क्या आएगा? प्लूरल नाउन। ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर मैं 1 लिखूं, 1 माने क्या? कार्डिनल, तो क्या लिखूंगा? बॉय। लेकिन 1 के अलावा अगर मैं 2 लिखूं, इसके अलावा मैं अगर 3 लिखूं, इसके अलावा मैं अगर क्या लिखूं? 4 लिखूं, सब में क्या होगा? बॉयज तो होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब तुम 1 लिख के बॉयज लिखोगे, तुम्हारा मर्जी। एक लड़का ना तो 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज। ठीक है, लेकिन यही चीज थोड़ा ध्यान दो कि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन हमको समझ में आ गया। 2 होगा तो बॉयज, 3 होगा तो बॉयज, 4 होगा तो बॉयज। लेकिन इस कार्डिनल के पहले क्या लगा दिए? अ के बाद वो एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, और प्लस क्या है? हाइफन है, माने कार्डिनल एडजेक्टिव है, माने 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। 2 बीच में क्या है? हाइफन है, और उसके बाद क्या आएगा हमारा? सिंगुलर नाउन। क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देखिए यहां मैंने क्या लिखा? 5। अब जब मैंने सेंटेंस की स्टार्टिंग ही 2 3 4 5 6 से कर दी, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर कोई चीज 5 है तो बहुवचन हुआ, प्लूरल हुआ, तो 5 क्या है? एडवेंचरस कौन? हाइकर्स। तो ये हो गए हमारे नाउन, और ये किस तरह के हाइकर्स हैं? एडवेंचरस। तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। और 5 क्या हो गया हमारा? कार्डिनल एडजेक्टिव। दोनों ही तो एडजेक्टिव है ना। हाइकर्स कितने हैं? 5। तो अगर मैं 1 लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? हाइकर। लेकिन मैं 1 के अलावा अगर 2 लिखूं तो क्या लिखूंगा? हाइकर्स।
आपको मेरी बात समझ में आई? तो 1 हाइकर होता है और 2 क्या होता है? हाइकर्स होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 लिखा हूं, तो आप देखो कि 5 जिसके लिए लिखा गया है उसको भैया वो 5 अगर है तो प्लूरल सेंस में है कि नहीं है? एग्जाम में क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? हाइकर। अब पता है इजी सवाल दे देता है और आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहां से लेके पुलिसों तक पढ़ लोगे लेकिन समझ में नहीं आया, क्या करें? अब मुझे बताओ, 5 एडवेंचरस हाइकर्स एम्बार्क ऑन अ चैलेंजिंग ट्रेक थ्रू द रगेड माउंटेन। तो यहाँ पे बताओ एम्बार्क होगा या एम्बार्क्स होगा? जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो आपके मन में एक दिमाग में बात आएगी कि सर हमसे ये पूछ रहे हैं कि प्लूरल वर्ब होगा या सिंगुलर वर्ब होगा। तो अगर सर हमसे ये पूछ रहे हैं कि वर्ब जो है प्लूरल होगा क्योंकि एस नहीं है तो प्लूरल हुआ, और एस अगर है तो सिंगुलर हुआ, तो सर अगर हमसे ये अगर पूछना चाहते हैं कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो भैया हमको तो देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो देख के बताइए, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपकी नजर तो जाएगी किस पे जाएगी? जो सब्जेक्ट है सेंटेंस पे उसी पे जाएगी। हमारा सेंटेंस का कौन है? 5 एडवेंचरस हाइकर्स, 5 बहुत ही रोमांचकारी हाइकर, पर्वतारोही। ठीक है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, यानी कौन होगा? एम्बार्क। एम्बार्क्स यहाँ पे नहीं होगा। अब मैंने ठीक इसके नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज, इससे इसको अलग करने के लिए मैंने आपको एक अलग से दिया हुआ है कि 5 है 3 है, दोनों प्लूरल है, लेकिन इस कार्डिनल, ये 3 क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैंने क्या दे दिया? और बीच में क्या होगा? हाइफन। उसके बाद क्या होगा? सिंगुलर नाउन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब कॉलेज का कोर्स किया था तो कॉलेज का कोर्स कितने साल का था? 3 साल का। इसे अगर आपको कोई बोले कि आप मुझे इंग्लिश में लिख के बताइए कि आप 3 साल का आपने कॉलेज का कोर्स किया है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, 3 ईयर डिग्री कोर्स, क्योंकि आपने 3 साल की डिग्री कोर्स की है। किसी को भी कोई भी अगर ये लिख के देता है ना, कभी देखना वो बीच में हाइफन इस्तेमाल करता ही नहीं है, मतलब वो इंग्लिश जानता है, इंग्लिश ग्रामर नहीं जानता है। तो अगर आपका डिग्री कोर्स 3 साल का था और उसके 3 के पहले आप क्या लगा रहे हो? आर्टिकल। और 3 क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव। और इसके बाद नाउन सिंगुलर है, बीच में क्या होगा? हाइफन होगा। ये पूरा का पूरा सिंगुलर हो जाएगा। इन द सेम वे मैंने बोला जो सेमिनार है, कितने दिनों का सेमिनार है? 3 कहते हैं 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, मतलब जो 4 दिन चलेगा। 3 दिवसीय जो 3 दिन चलेगा। 2 दिवसीय मतलब 2 दिन चलेगा। यहां मुझे कहना है कि 3 दिन वाला सेमिनार है, तो क्या होगा? अ 3 डे सेमिनार। 3 हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके पहले ए आ गया, बीच में क्या हो गया? हाइफन। और न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन के बीच अगर हाइफन है तो ये वाला जो नाउन है डे डे डे, ये हमेशा क्या होगा? डे, यानी सिंगुलर होगा। अभी मैंने कहा था ना, क्या होगा? सिंगुलर होगा। कार्डिनल एडजेक्टिव हाइफन और ये नाउन सिंगुलर होगा, इसके पहले क्या लग गया? ए। और सिंगुलर काहे होगा? सेमिनार 3 दिनों का है, लेकिन कितना सेमिनार है? एक। बहुत फर्क है। 3 डेज और अ 3 डे, दोनों में बहुत फर्क है। और 3 डे सेमिनार का मतलब है, आप मुझे बताओ, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, अ 3 डे कितना इंपॉर्टेंट है देखो आप, आपको चीज समझ में आएगी। आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है ना, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा किसके लिए होता है? नाउन के लिए। तो एक बात तो साफ है कि ए का इस्तेमाल नाउन के लिए हुआ है, एन का इस्तेमाल भी नाउन के लिए हुआ है। सेमिनार है, एक सेमिनार है, एक सेमिनार है। और सेमिनार का क्वालिटी क्या है कि कितने दिन का सेमिनार है? 3 डे। तो 3 डे क्या है? अरे एडजेक्टिव हुआ ना, एडजेक्टिव हुआ ना, एडजेक्टिव हुआ ना। तो हमारा ये जो पूरा सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। एक 3 दिनों तक चलने वाला सेमिनार या 3 दिवसीय सेमिनार। तो यार आपको लग रहा हो ना कि 3 डे के लिए ए आया है, नहीं,
कितनी बार तो मैंने बताया है कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन के लिए होता है। अब बताओ इन तीनों वर्ड में नाउन कौन है? सेमिनार। तो ए किससे किससे रिलेट करेगा? सेमिनार से। और 3 डेज सेमिनार के बारे में बता रहा है कि जिस सेमिनार में आप आने वाले हो ना, ये 3 दिन तक चलेगा। तो ये तो कार्डिनल एडजेक्टिव हुआ। और कार्डिनल इसलिए क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? 3। ये हुआ इस सवाल का पूरा ऑपरेशन। अब बताओ ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? ये सिंगुलर है। और क्यों है मैंने बताया। तो भैया हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? एस या ईएस तो लगा है ना। ये रखो क्या लगा हुआ? एस। तो आंसर क्या? प्रोवाइड्स। तो अ 3-day सेमिनार प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अब बोलो, अब आपको चीजें समझ में आई? बढ़िया से क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अब बताओ एग्जामिनर आपको टेस्ट नहीं करेगा इसके ऊपर कि आपका नॉलेज कितना क्लियर है? और मैंने एक एक चीज को मैंने बता दिया क्या मतलब है। 3 years डिग्री कोर्स एग्जाम में लिखा रहता है, गलत है। 3 year डिग्री कोर्स होगा, क्योंकि जो डिग्री कोर्स है ये नाउन है। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ए के लिए। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। डिग्री कोर्स कितने सालों का है? 3 सालों का है। तो डिग्री कोर्स के बारे में बता रहे हैं भाई 3 साल का है। और कितना है? एक ही है। तो ए जो है इस्तेमाल हुआ है नाउन के लिए, ए तो एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताता है। अब दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग चीज और दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया है मैंने? देखो, अगर 2 एडजेक्टिव एडजेक्टिव किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। अगर कोई 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, अगर कोई 2 एडजेक्टिव अगर आपका एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है कौन सा? दी। यहां पे दी है? नहीं है। 2 एडजेक्टिव को अगर एंड से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, तो जो आने वाला नाउन होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। सेम चीज 2 एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हुए हैं, ये रहा एंड, और दोनों के साथ अगर क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज हैव अ नोटिस ऑफ दिस। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखो और मुझे आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो गया सब्जेक्ट। कोई डाउट? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह एक ही आदमी थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वाज, यानी कि सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कौन थे ये? वाइस चांसलर थे। तो किसके थे उसके लिए क्या बताएंगे? ऑफ नाम का पॉजिटिव केस वाला प्रिपोजिशन लगाएंगे। यहां पे बोल रहा है यूनिवर्सिटी होगा कि यूनिवर्सिटीज, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कैसी है? पटना एंड बिहार। तो ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव। दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स है। और आर्टिकल का इस्तेमाल किसके पहले किया गया है? फर्स्ट के पहले। जो फर्स्ट एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट एडजेक्टिव पटना, उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया गया। अब भी मैंने बोला कि 2 एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हुए हो, पटना एंड बिहार, किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। पटना और बिहार को एंड ने जोड़ रखा है, और आर्टिकल कहां पे है? फर्स्ट में है। कहां पे है? फर्स्ट में है। तो हमारा जो जिस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव आया है, जिस आने वाले नाउन को ये पटना और बिहार क्वालिफाई कर रहा है, वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो बताओ यूनिवर्सिटी होगा कि यूनिवर्सिटीज होगा? यूनिवर्सिटी यहां नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा यूनिवर्सिटीज। क्लियर? और दूसरा, सुलेखा सिंह सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। एस लगाया ना यहाँ पे। तो सुलेखा सिंह वेरी मच लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरीज और सेंचुरी। तो हम सेंचुरीज हो या सेंचुरी हो, दोनों नाउन है, ये तो मानते हो। अब फैसला ये करना है
कि सिंगुलर वाला होगा कि प्लूरल वाला। तो किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 18वीं और 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? सेंचुरी के बारे में कुछ बता रहा है। किससे जोड़ा गया है? एंड से। लेकिन आर्टिकल किसके साथ है? फर्स्ट वाले के साथ। किसके साथ है? फर्स्ट वाले के साथ है। तो जब भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े और पहले वाले के फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का इस्तेमाल हो, तो हमारा बाद में आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। ये क्या होगा हमारा? सेंचुरीज होगा। सेंचुरीज यहाँ पे नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैंने इस रूल को समझाने के लिए आपको 2 सेंटेंस दिए। अब सेकंड वाला रूल जो ठीक इसका ऑपोजिट है, उसके लिए मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, जहां मैंने ये कहा था 2 एडजेक्टिव होगा, एंड से ही जुड़ेगा, लेकिन आर्टिकल दोनों के साथ ही लगा होगा द। तब हमारा नाउन होगा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। देखो, द डीन, कहां का डीन है हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है? हमारा सब्जेक्ट है ये, और ये क्या है? सिंगुलर। डीन तो एक ही होता है ना कॉलेज वगैरह का, ठीक है? द डीन किसका? ऑफ दी पटना एंड दी बिहार। अब पूछा यूनिवर्सिटी होगा या यूनिवर्सिटीज होगा। वर्ब का झमेला खत्म हो गया ना, क्योंकि वर्ब किस फॉर्म में है? पास्ट फॉर्म। कम का पास्ट टेंस केम। वर्ब जब पास्ट टेंस में चला जाए तो उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है, ठीक है? अगर यहाँ पे कम होता तो हम डिसाइड करते कम होगा या कम्स होगा। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? डीन। ऑफ के बाद क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। डीन जब सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। तब बोलते सर यहाँ पे कम्स होगा, लेकिन तो पास्ट टेंस हो गया तो उसको हम देखेंगे ही नहीं। अब देखो, यूनिवर्सिटी कैसी है? दी पटना एंड दी बिहार। यहां भी देखो, पटना और बिहार नाम का 2 एडजेक्टिव है, दिया हुआ है, एंड से ही ज्वाइन हुआ है, और दोनों में लेकिन क्या लगा हुआ है? द। जबकि पहले वाले 2 सेंटेंसेस का जो मैंने एग्जांपल दिया था, द का इस्तेमाल जो पटना और बिहार था उसमें सिर्फ पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसके साथ किया गया था। 18th एंड 19th जो एडजेक्टिव था पहले वाले के साथ किया गया था, लेकिन यहाँ दोनों के साथ किया गया है। तो अब हमारा आने वाला जो आगे का नाउन है, जिसके लिए द पटना एंड द बिहार क्या? यूनिवर्सिटी। तो हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटीज नहीं होगा। वर्ब की बात करते तो हमारा हम वर्ब किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट को। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब फॉलो करेगा सब्जेक्ट को। केम देख रहा है कि मेरा सब्जेक्ट कौन है? द डीन, सिंगुलर है, लेकिन वो बोलता भैया हम तो जाएंगे पास्ट टेंस में, तो हमको डीन से मतलब नहीं है, डीन्स से भी मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? केम। अगर केम नहीं होता तो क्या लिखते? कम्स। क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, कम्स। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और दिए हैं जो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। कह रहा है द सेकेंड एंड द फोर्थ चैप्टर और चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दोनों में यहां सब्जेक्ट था डीन, मानते हो? सिंगुलर है। अब लेकिन नीचे देखो, कहानी बदल गया है नीचे का। द सेकेंड एंड द फोर्थ, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड और फोर्थ दोनों एडजेक्टिव है। दोनों किससे जुड़ा हुआ है? तो बोलेगा सर दोनों जुड़ा हुआ है एंड से। और देखो दोनों के साथ क्या लगा हुआ है? द नाम का आर्टिकल। द सेकेंड एंड द फोर्थ चैप्टर, तो आने वाला हमारा नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमने सिंगुलर दिया, लेकिन सवाल यह है कि ऑफ दिस बुक, इस किताब का, कि क्या ये सही है कि गलत है। तो अगर जब भी मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ जो मैंने वर्ब यूज किया है ये सही है कि गलत है, मैं यही पूछूंगा ना आपसे, तो आप किसको देखोगे? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कौन है? आपका सब्जेक्ट कौन है? दिस बुक। सब्जेक्ट तो यहां पे होता है ना, सब्जेक्ट तो यहां पे होता है ना। सब्जेक्ट कहां से ले कहां तक है? सब्जेक्ट है द सेकेंड से लेके चैप्टर तक। तो द सेकेंड एंड द फोर्थ चैप्टर, द सेकेंड एंड द फोर्थ चैप्टर, यानी कि दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, यानी एक से अधिक है। और ये किससे जो ज्वाइन किया गया है? जैसे कि राम एंड श्याम, कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो द सेकेंड एंड द फोर्थ दोनों क्या एक ही चैप्टर है? नहीं, सेकेंड चैप्टर अलग होता है, फोर्थ चैप्टर अलग होता है। सेकेंड चैप्टर मतलब दूसरा वाला, और फोर्थ यानी कि चौथा वाला। तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। हम यहाँ 2 अलग अलग चैप्टर्स की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले क्या लगा हो, दा लगा हो, तो फॉलो करने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनको सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल कर दिया गया है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छा इसके साथ इसमें एक और भी एक सवाल है जो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये तो क्लियर हो गया आपका, द सेकेंड एंड द फोर्थ चैप्टर। चूंकि यहाँ पे दो लोग हैं और कैसे मालूम चला दो चैप्टर है, द और द। एग्जाम में यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज, ध्यान से देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी of this school is or are absent today। ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा मैंने लिखा, द प्रिंसिपल एंड दिस सेक्रेटरी of this school is or are absent today। आपको बताना है सही वर्ब क्या होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल इज और आर एब्सेंट टुडे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल इज और आर एब्सेंट टुडे। क्या होगा सही आंसर? अगर आपको वर्ब चूज करना है, अगर आपको चूज करना है कि वर्ब कौन सा होगा, मैं अगर आपको वर्ब के ऊपर सवाल कर रहा हूं कि बताइए कौन सा सही वर्ब है, यही तो पूछा मैंने, तो आप किसको देखोगे, सब्जेक्ट। हमारे यहाँ पे ऑफ के पहले सब्जेक्ट है, यहां भी ऑफ के पहले सब्जेक्ट है, दोनों में डिफरेंस है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, और सेकंड वाला है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। बताइए, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। সেকেন্ডটা আর হবে কেন? না, এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে, मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, द प्रिंसिपल और आर्टिकल लगा है ना, तो आर्टिकल लगा है तो ये भी नाउन हुआ और ये भी क्या है, नाउन है। अब हमें ये डिसाइड करना है हम एक आदमी की बात कर रहे हैं कि दो आदमी की बात कर रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा? अगर दोनों के साथ अगर आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, दोनों नाउन के साथ, तो ये हो जाएगा दो अलग अलग लोग। लेकिन जब आर्टिकल का इस्तेमाल फर्स्ट वाले के साथ होता है, और फर्स्ट वाले के साथ ही होता है, अगर यहाँ नहीं हो रहा है, हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं जो इस स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वही उस स्कूल का क्या है, सेक्रेटरी भी है। तो कितने लोग हुए, यानी हम यहाँ पे कितने आदमी की बात कर रहे हैं, वन पर्सन। और ये दोनों डेजिग्नेशन वो एक आदमी रखा है, वो खुद इस स्कूल का प्रिंसिपल है और खुद ही इस स्कूल क्या है, सेक्रेटरी है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, सिंगुलर हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, इज। लेकिन यहां देखो, द प्रिंसिपल एंड दिस सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, इस स्कूल का प्रिंसिपल ये हो गया वन पर्सन और ये हो गया अनदर पर्सन। यानी हम ये दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक बंदा स्कूल का प्रिंसिपल है और दूसरा बंदा उसी स्कूल का क्या है, सेक्रेटरी है। तो कितने लोग हुए, तो हमारे यहां पे हुए टू पर्सन्स। तो अगर हमारा सब्जेक्ट टू है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, जैसे द वाइट एंड ब्लैक काउ is are mine, और the white and the black cow is are mine। अब आप मुझे बताइए
कि इस वाले में क्या आंसर होगा और इस वाले में क्या आंसर होगा। काऊ है, कौन सा काऊ है? जो सफेद और काली दोनों है, यानी एक ही गाय है जो सफेद रंग की भी है और काली रंग के भी है, मिक्स है। क्योंकि देखो दा का इस्तेमाल केवल पहले वाले नाउन के साथ ही हुआ है, दूसरे नाउन के साथ हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। हमने एक गाय की बात कर रहे हैं जो काली सफेद दोनों है, आंसर क्या होगा? इज। लेकिन हम यहाँ उस काऊ की बात कर रहे हैं, एक गाय क्या है? सफेद है, और दूसरी गाय कौन है? ब्लैक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आर हो जाएगा। तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आया कि क्या इसका मतलब है? ठीक है, तो ये आप देख लीजिए अच्छे से। ये हो गया सबका? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले कुछ बहुत ही स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं हैबिट एंड कस्टम। अब ये सारे वर्ड जो मैं भी करा रहा हूं, ये सारे एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड कस्टम? आप बताइए हैबिट और कस्टम में क्या डिफरेंस है? आराम सोचिए। हैबिट का मतलब होता है आदत, और कस्टम का क्या मतलब होता है? ट्रेडिशन। ठीक है, तो हैबिट का मतलब हैबिट ही होता है, कस्टम माने क्या हो गया? ट्रेडिशन, जिसे हम लोग कहते हैं रीति रिवाज। ठीक है, रीति रिवाज। हर समाज का अपना कस्टम अलग अलग होता है। ठीक है, सो हैबिट और कस्टम को अगर मुझे अलग करना हो तो क्या लिख सकते हैं? ऑफन बिकम अ विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। ठीक है, यहां पे लिखा रहेगा कस्टम। It is only the sentence through which you can understand whether we need to use the word habit or custom. ठीक है, now tribals in India, यानी हमारे देश में जो जनजातियां रहती है, ट्राइबल्स इन इंडिया, have many interesting habits or customs. सेंटेंस देख के आपको मालूम चली गया होगा। ठीक है, हैबिट जब हम बात करते हैं आदत, इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल, किसी विशेष व्यक्ति का, तुम्हारा मेरा आदत अलग अलग हो सकता है। हम अपने 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 हैबिट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कस्टम करेंगे ये कलेक्टिव होगा। क्या होगा? ये कलेक्टिव होगा। किसी कोई कम्युनिटी हो गया जो भारत में रह रही है, या ट्राइब हो गया, जनजाति हो गई, ठीक है ना, सोसाइटी हो गया, एज अ होल, वहां पे उनकी जो रीति रिवाज होते हैं उसे कस्टम कहते हैं। पर जब हम एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तुम और मेरी अपनी बात कर, दोस्त की बात कर रहे हैं, घर पे किसी मेंबर की बात कर, तुम्हारी आदत बहुत खराब है, तो हम उस इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो हैबिट रिलेट्स टू इंडिविजुअल, लेकिन जो कस्टम होता है वो कलेक्टिव होता है नेचर में, जो किसी कम्युनिटी, ट्राइब, सोसाइटी, एक नेशन से रिलेट करता है। अब हम दोनों की हम बात करें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पुअर चिल्ड्रन की, यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्राइबल्स की। यहीं पे मामला क्लियर हो जाता है कि कहाँ हमको हैबिट यूज करना है, कहाँ हमको कस्टम यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? बैड हैबिट्स। ठीक है, यहाँ क्या होगा? कस्टम। क्योंकि जब हम, हमारे देश में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां ऐसी हैं जिनकी बहुत ही रोचक रीति रिवाज है। ठीक है, और जो गरीब बच्चे होते हैं वो अक्सर गंदे संगत या गंदे आदतों का शिकार बन जाते हैं, अ विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये है आपका द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड कस्टम। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉज एंड रीजन, दोनों पढ़ के लगता है ना एक ही है, कॉज एंड रीजन।
दोनों अंग्रेजी के वर्ड है, पढ़ के एक समय तो ऐसा ही लगता है कि दोनों क्या है, सेम है। इसके पीछे का कॉज क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसे ही पूछते हैं ना, पर दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। कॉज का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया? टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, टू एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो परिणाम होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉज। और रीजन का इस्तेमाल कहां पे होता है, टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई अ कॉज। दोनों का डिफरेंस देखिए, एक है आपका कॉज और एक है आपका रीजन। कॉज का जो इस्तेमाल होता है वो जो रिजल्ट हुआ, यानी कि जो परिणाम हुआ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और कारण का इस्तेमाल किस लिए किया किया टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई अ कॉज, यानी कि जिस कॉज के चलते वो घटा है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रीजन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना होगा। तो बताइए कॉज और रीजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों मीनिंग हमारा क्लियर हो जाए। साइंटिस्ट्स ट्राई टू फाइंड आउट, जब भी कोई घटना घटती है, बाढ़ होता है, भूकंप आता है, कोई भी कॉस्मिक घटना घट जाती है, तो वैज्ञानिक कोशिश करते हैं ये पता लगाने के लिए कि भैया ये हुआ क्यों। रिजल्ट तो हमने देख लिया, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस फेनोमेना, ये प्लूरल वर्ड है मालूम है ना, फेनोमेनन सिंगुलर होता है, ठीक है। एक तो हुआ आपका ये सेंटेंस, एग्जाम में आपको या तो कॉज दिया रहेगा यहाँ पे या फिर क्या दिया रहेगा, रीजन। आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, दोनों बहुत ही क्लोज है, ठीक है। नाउ रमेश हैज अ गुड रीजन और कॉज टू बी प्लीज्ड with his students. Now you have been provided with two different sentences using correctly the word cause and reason. फर्स्ट वाले में क्या होगा, साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, बोलो। यहाँ पे चूंकि एक की हम बात कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेनोमेनन, सिंगुलर ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेनोमेनन हो चुका है, जो घटना घट चुकी है, ठीक है, जो रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, भूकंप आया, भूकंप से काफी जान माल का नुकसान हुआ, परिणाम देखने को मिला, भाई इसके पीछे का कॉज क्या है, क्या है कॉज क्या है, यहाँ पे रीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, रमेश हैज अ गुड रीजन और गुड कॉज टू बी प्लीज्ड विद स्टूडेंट्स, यानी रमेश का अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे संबंध होना, उसके पीछे क्या है, एक अच्छा सा कारण है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा रीजन, यहाँ पे कॉज नहीं होगा। दोनों के डिफरेंस को बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि दोनों में कौन क्यों होगा। सो साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस फेनोमेनन, कोई घटना घट चुकी है, रिजल्ट आ गया है, उसके पीछे कारण क्या है। एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट हो गया, कॉज क्या था, ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव, तो उसके पीछे कॉज मालूम चल गया हमारा। और रीजन हो गया कि टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई अ कॉज, जो कॉज है, जो कॉज है जिस कारण से ये हुआ है, उसको जब जस्टिफाई करते हो, उसको जब एक्सप्लेन करते हो, लाइक रमेश हैज अ गुड रीजन, रमेश के पास एक अच्छा कारण है टू बी प्लीज्ड विथ हिज स्टूडेंट्स, इट इज वेरी लाइकली कि एग्जाम में आप दोनों में, ठीक है, दोनों को आप मिक्स कर दोगे, आपको लगेगा रीजन भी अच्छा है, आपको लगेगा कॉज भी अच्छा है। बहुत ही थ्रेड लाइक डिफरेंस है, धागे की जो महीनता होती है ना, धागा जो होता है पतला पतला होता है ना, तो उसके जैसा ही दोनों में डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। साइंटिस्ट ट्राई टू, किसी घटना घट चुकी है, उसके पीछे का कॉज बताओ क्या है।
अच्छा, ये भूकंप आया, यहाँ हाशिमारा में कहीं भूकंप नहीं आता था, अब भूकंप आया, साइंटिस्ट लोग क्या पता कर रहे हैं, इसके पीछे का कॉज क्या है, क्योंकि रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा, आपके रिलेशन आपके स्टूडेंट काफी अच्छे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो कॉज होगा। जब उसको आप जस्टिफाई करते हो कि रमेश का अगर मान लो स्टूडेंट का रिलेशन अगर अच्छा है, तो कोई ना कोई तो कॉज होगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या बोलते हो, रीजन। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम हेयर विथ यू, एक कारण है कि मैं यहां क्यों तुम्हारे साथ हूं, तो वो कॉज को तुम जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। और एक्सीडेंट हो गया, एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, आपको पता लगाना है इसके पीछे का कारण क्या है। अभी सुने नेपाल में ना कहां पे एक बस गिर गया खाई में, तो लगभग 17 या 18 लोग मर गए। तो एक्सीडेंट घट गया, रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, अब क्या पुलिस क्या पता लगाएगी इसके पीछे का कॉज। दोनों का डिफरेंस समझ में आया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। आप मुझे बताइए डिफरेंस शेड एंड शेडो। सारे वर्ड तो सुने हो ना, शेड और शैडो। अगर हम हिंदी में बात करें सीधे सीधे, तो इसका मतलब होता है छाया। मैंने पेड़ के नीचे खड़े होते हैं क्यों, ताकि सूरज की धूप से हम अपने आप को बचा सके, तो हम शेड ढूंढते हैं जहां सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए और हमें ठंडा लगे, ठीक है। और शेडो माने क्या होता है, परछाई। लाइट के सामने खड़े रहोगे तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी परछाई दिखेगी, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो शेड हो गया, शेड हो गया अ प्लेस sheltered from the sun, सूर्य से, सूरज के धूप से, सन माने कि धूप, या सन माने सूरज नहीं। डोंट गो आउट इन द सन, इसे क्या मतलब होता है, बाहर धूप में मत जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता है बाहर सूरज में मत जाओ, डोंट गो आउट इन द सन माने धूप में मत जाओ, ठीक है। तो धूप से बचने के लिए आप जहां पे शरण लेते हो, जहां छाया होती है, ठंडा होता है, उसे क्या कहते हैं, शेड, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, शेडो, द शेड ऑफ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म, शेड ऑफ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की दिखाई देने वाली जो छाया होती है उसे हम क्या कहते हैं, शेडो, यानी कि परछाई। दोनों में यही डिफरेंस है। अब दोनों का ये डिफरेंस आप कैसे करोगे अलग, किसे अलग करोगे, सेंटेंस से। चलो सेंटेंस हम देख लेते हैं। जब आप गांव में जाते हो, गांव में अभी भी क्या होता है, पीपल का पेड़ है, चारों ओर चबूतरा बना के रखा है, और सारे लोग जब धूप होती है तो लोग कहाँ आके बैठते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, क्यों, धूप से बचने के लिए। तो वहां हम किसकी बात कर रहे हैं, शेड की, ठीक है। ओके, सो द विलेजर्स सेट, द विलेजर्स सेट अंडर द शेड, शेड माने क्या होता है, छाया, अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, गांव वाले पेड़ों की छाया में बैठते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों दिया रहेगा शेड, और एक क्या दिया रहेगा, शैडो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, शेड। शेडो हमारा आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, और सेंटेंस पढ़ के आपको मालूम चल जाएगा हम छाया की बात कर रहे हैं कि परछाई की बात कर रहे हैं। ही इज इवन, जैसे ही लिखा रहेगा अफ्रेड, डर लगता है उसे, तो ऐसा है कि डर लगता है किससे, अपनी ही परछाई से, है कि नहीं। तब यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, शैडो की। ही इज इवन अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो। दो ऑप्शंस आपको यहां भी दिए रहेंगे, एक है शैडो और एक है शेड। तो सही आंसर क्या होगा, हमारा शैडो, शेड यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो ये है
किसी भी दो वर्ड में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको मीनिंग पता है, तो आप सेंटेंस में यूज करके ही पॉसिबल होता है दोनों के डिफरेंस को सामने वाले को समझा देना। द विलेजर्स सेट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, गांव वाले पेड़ों की छांव के नीचे बैठते हैं ताकि धूप से उनको सुरक्षा, शेल्टर मिल सके। और दूसरा, ही इज इवन अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, उसे तो अपनी ही परछाई से डर लगती है। तो यहाँ पे हम छाया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो इमेज बनती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो शेड और शेडो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट एंड प्राइस। ये मैंने पहले ही बताया था। कॉस्ट कौन देता है? कॉस्ट कौन बियर करता है? यस, कॉस्ट होता है अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर या शॉपकीपर। आप दुकानदार हो या आप सामान को बनाते हो, आपको सामान को बनाने में कितना खर्चा हुआ है, या आप दुकान में लाके बेच रहे हो तो आपका खरीद कितना पड़ा, भाई आपको कितना लगा, आप कितना बेचोगे अलग बात है। तो अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, या आप बोल सकते हैं शॉपकीपर। कौन होगा? शॉपकीपर, दुकानदार। और प्राइस कौन पे करता है? यस, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। तो जब हम उस कीमत की बात कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर, दुकानदार खुद पे करके सामान को बनाता है, और जब कस्टमर उस सामान को खरीद के जो पैसा पेमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस। हमने इस सामान की कीमत चुकाई है, मैंने शॉपकीपर ने हमसे जितना पैसा मांगा हमने उसको दिया। हमसे मांगा 5 लाख, हमने दिया 5 लाख, तो मेरे जेब से, मैं ग्राहक हूं, ग्राहक के जेब से जो पैसा निकलता है वो प्राइस होता है। और शॉपकीपर जो खुद पैसा दे खरीद के लेके आता है वो उसका क्या होता है? लागत, यानी कि कॉस्ट। तो अगर हम कॉस्ट को हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है लागत, और इसका क्या मतलब होता है? कीमत। आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल में देते हैं। समटाइम्स द बायर हैव टू पे हायर प्राइस और कॉस्ट फॉर नेसेसरी आइटम्स। अब बताओ, पहले वाले में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्शन करने का काम प्रोड्यूसर्स करते हैं, वो उसको कंज्यूम नहीं करते, उसको बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने का जो खर्चा होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉस्ट। उसे प्राइस हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो कस्टमर नहीं होता है। यहां पे लिखा हुआ है बायर्स। बायर्स यानी कौन? कस्टमर्स। कौन है? कस्टमर। तो समटाइम्स द कस्टमर्स, यहाँ पे यानी बायर्स, हैव टू, क्योंकि बहुत सारे हैं, एक से अधिक है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, और यहाँ पे द कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कौन हुआ? सिंगुलर। यहाँ हम बात कर रहे हैं बायर्स की, हमारा सब्जेक्ट कौन है? प्लूरल, हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो द बायर्स यानी कि क्रेता, खरीदने वाले कौन? हम लोग, हम और आप से लोग जो कस्टमर होते हैं, जो बाहर जाके दुकानों में सामान खरीदते हैं। तो समटाइम्स द बायर्स यानी कि द कस्टमर्स हैव टू पे हायर प्राइस, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट हमारा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर, ग्राहक होने के नाते आप जो सामान खरीदते हो और उसके लिए जो कीमत चुकाते हो वो होती है आपकी प्राइस। ठीक है, और उस दुकान में सामान खरीद के लेके जो शॉपकीपर, दुकानदार जो है, जहां से भी खरीद के लेकर आया है, उसने जो पैसा चुकाया है उस सामान को लाने के लिए ताकि इसको बेच सके, वो उससे क्या पड़ जाता है? कॉस्ट। अगर मैं ये कलम बेचता हूं तो मैं सेलर हुआ, तो इस कलम को मैं खरीद के लाया हूं 7 रुपए में, तो ये मेरा कॉस्ट पड़ गया। मैं इसको बेच रहा हूं कस्टमर को 10 रुपए में, तो ये क्या हो गया? कस्टमर के द्वारा पे करने वाला प्राइस हो गया। तो ये होता है डिफरेंस कॉस्ट एंड किसमें? प्राइस में। क्लियर हो गया बात? ठीक है, हाउस एंड होम तो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, ये मैंने आपसे सवेरे पूछा था, आपको याद होगा।
कस्टमर एंड क्लाइंट, दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। कस्टमर क्या खरीदता है? गुड्स। क्लाइंट क्या खरीदता है? सर्विसेज। तो कस्टमर सामान खरीदता है जो कॉन्क्रीट होता है, मतलब दैट कैन बी टच, दैट कैन बी सीन, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कॉन्क्रीट कहते हैं, मटेरियल गुड्स होता है, ठीक है। और क्लाइंट होता है सर्विस खरीदता है, सर्विस कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली बी फेल्ट, कि आपको उसकी सेवा मिल रही। लॉयर जो है अपना एक्सपर्टीज आपको दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है कैसे करना है। डॉक्टर कैसे कि क्या दवा खानी है बोल रहा है, आप खरीद के लेके आ रहे हो, वो हो गया आपका गुड्स, कस्टमर। जब मेडिसिन शॉप में जाओगे और वहां पे प्रिस्क्रिप्शन को दिखा के दवाई खरीदोगे, तब आप हुए कस्टमर। लेकिन मेडिसिन शॉप में जाने से पहले किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। वहां जाके आपने डॉक्टर को अपने सारा बात बताया, डॉक्टर ने आपको अपना सर्विस दिया, नॉलेज दिया और प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, वो हो गया डॉक्टर की सर्विसेज। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। जैसे the shop owner welcomes the customer's client with a smile, ये एक सेंटेंस हुआ, ठीक है। दूसरा, the lawyer discusses the cases of his customers or clients. Now you have been given with two sentences to choose, कहाँ पे कस्टमर होगा, कहाँ पे क्लाइंट होगा। फर्स्ट में क्या होगा? हम बात कर रहे हैं दुकानदार, तो दुकानदार जो है वो सामान बेचता है जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। तो वहां वो किसकी बात कर रहा है? कस्टमर की, क्लाइंट की नहीं होगा, क्योंकि वो सामान बेचता है, सेवा नहीं। दूसरा, जब हम वकील के पास जाएंगे तो वकील हमें कोई सामान बेचता है क्या? नहीं। वकील जो इतना नॉलेज लेके आज वकील बना है, डॉक्टर इतना नॉलेज लेके वो डॉक्टर बना है, ठीक है, तो वो अपनी क्या देगा आपको? सेवा देगा, सर्विस देगा। तो वो किसकी बात कर रहा है? अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्लाइंट्स की बात कर रहा है। प्लस केसेस, तो केसेस तो हमेशा क्लाइंट्स के ही होते हैं ना, ठीक है। तो देखो, कस्टमर और क्लाइंट के बीच जो डिफरेंस है, एग्जाम में अगर आपको इन दोनों में से किसी को पता लगाना है, तो आपको सेंटेंस को पढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। You have to read out the sentence aloud and through properly, so that you may understand the basic difference between customer and client, कि भाई इस सेंटेंस में कस्टमर होगा या इस सेंटेंस में क्लाइंट होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का? स्पेशल कंपाउंड नाउन्स। यहां पे देखो, मैंने कुछ स्पेशल कंपाउंड नाउन तुमको दिए हैं, जो क्या बोला है? ऑलवेज प्लूरल। ये मैंने अलग से नोट्स बनाया क्योंकि बुक्स में नहीं मिलता है, और इसके ऊपर एग्जाम में आपको सवाल पूछा जाता है। देखो, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? नाउन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। नाउन्स मेड विथ टू और मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलके बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। जैसे आपने पढ़ा होगा सन इन लॉ, फादर इन लॉ, बीच में हाइफन होता है, यहाँ पे नहीं भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस, बात समझ में आया? द मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद सोशल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो आप लोग, इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स क्या होगा? आर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा? प्ले, इसमें एस नहीं होगा, अगर एस लगा दिए तो क्या बन गया? सिंगुलर। द मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस, कॉमा दिया है, कॉमा के बाद कुछ भी लिखेंगे नाउन के बाद, इसी के बारे में होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन इन एपोजिशन,
आपको सिखाया था मैंने, द मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस इक्विप्ड विथ, इक्विप्ड में याद रखो, इक्विप्ड में हमेशा विथ नाम का प्रीपोजिशन आता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा इक्विप्ड में। दिस इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इक्विप्ड में विथ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इक्विप्ड विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड गाइडेड बाय स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन, कॉमा के बाद से इक्विप्ड से लेके एक्यूमेन तक इसके बारे में कुछ बोला गया है कि जो मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस है उनके पास बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है, गाइडेड बाय स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन माने बुद्धि विकास। और चूंकि ये क्या है हमारा प्लूरल, हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, सर्व हो गया। सोशल स्टडीज स्पेशल कंपाउंड नाउन है, क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या लगा हमारा, प्रोवाइड। बात समझ में आया। तो ये हम कुछ नाउन्स की हम बात करें, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, नेचुरल रिसोर्स, द मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस, सोशल स्टडीज, ये कुछ स्पेशल कंपाउंड नाउन है जो मैंने लिख दिया अलग से नोट्स बना के। दे आर ऑलवेज प्लूरल फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। इनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आई होप दिस क्लियर। और उसके बाद हम लोग का शुरू हो जाएगा क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि स्पॉटिंग एरर जो अब तक प्रीवियस 15 से 20 सालों में आ चुका है। नाउन पे अलग अलग डिजाइन वाले क्वेश्चन, कहीं पे स्पॉटिंग एरर, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कहीं पे वर्ड स्वैपिंग, हर तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वही बंदा ये कर पाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का ये सेशन नंबर क्या था, 6th। तो 6th नंबर सेशन हम लोग यही रखते हैं।